आज आपण फर्टिलायझेशन म्हणजेच सिनगेबीबद्दल माहिती बघूया. ठीक आहे. तर फर्टिलायझेशन म्हणजेच सिनगेबी, तर याची डेफिनेशन काय होईल? फर्टिलायझेशन म्हणजे फ्युजन ऑफ हॅप्लॉइड मेल गमीट म्हणजे स्पर्म अँड हॅप्लॉइड फिमेल गमीट म्हणजे एग और ओहा. ठीक आहे. तर स्पर्म आणि एगचं फ्युजन म्हणजेच फर्टिलायझेशन. ठीक आहे ना. फ्युजन ऑफ हॅप्लॉइड मेल गमीट अँड हॅप्लॉइड फिमेल गमीट टू फॉर्म डिप्लॉइड झायगोट. ठीक आहे. हॅप्लॉइड आणि हॅप्लॉइड डिप्लॉइड आणि या दोघांचं फ्युजन म्हणजेच डिप्लॉइड झायगोट. तर मेल आणि फिमेल गमीट फ्यूज होऊन डिप्लॉइड झायगोट तयार होतो. या प्रोसेसला फ्युजन ऑफ हॅप्लॉइड मेल गमीट अँड हॅप्लॉइड फिमेल गमीट टू फॉर्म डिप्लॉइड झायगोट इज कॉल्ड फर्टिलायझेशन. ठीक आहे. तर फर्टिलायझेशनची डेफिनेशन लक्षात आली सगळ्यांच्या. तर ह्युमन बिईंगमध्ये हे जे फर्टिलायझेशन आहे ना, ह्युमन बिईंगमध्ये इट इज इंटरनल इन ह्युमन बिईंग. ह्युमन बिईंगमध्ये हे इंटरनल असते. म्हणजेच कुठे होत असेल तर हे फर्टिलायझेशन युटेरसमध्ये होते. म्हणजेच इनसाइड द बॉडीच्या आतमध्ये होणारं फर्टिलायझेशन म्हणजेच इंटरनल फर्टिलायझेशन. क्लिअर? ठीक आहे. तसं बघितलं तर युजली धिस फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस इन ॲम्पुला ऑफ फॅलोपियन ट्यूब. म्हणजे नेमकं कुठे है ना, कुठे होते? युटेरस. जे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे ना, त्या फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये जे फॅलोपियन ट्यूब असते त्याचा एक पार्ट असतो ॲम्पुला. म्हणजेच फर्टिलायझेशन युजली कुठे होते? ॲम्पुलामध्ये. ॲम्पुला ऑफ फॅलोपियन ट्यूब. फॅलोपियन म्हणा किंवा युटेराईन म्हणा, युटेराईन ट्यूब. इथे तर हे लक्षात ठेवायचं, ॲम्पुला पार्टमध्ये फर्टिलायझेशन होत असते. ठीक आहे. हे बघा, हे काय? हे फॅलोपियन ट्यूब आहे. दिस इज द फॅलोपियन ट्यूब. फॅलोपियन ट्यूब. आणि फॅलोपियन ट्यूबचे 3 पार्ट्स आहेत. एक इन्फंडिबुलम, दुसरा ॲम्पुला आणि तिसरा इस्थमस. असे 3 पार्ट्स आहेत. इन्फंडिबुलम, ॲम्पुला, इस्थमस. तर हा जो ॲम्पुला पार्ट आहे ना, हा ॲम्पुला पार्ट इथे मोस्टली मीन्स युजली इथे फर्टिलायझेशन होते है ना. ॲम्पुला पार्टमध्ये काय होते? फर्टिलायझेशन होते. तर आलं लक्षात? ठीक आहे. त्यानंतर हा जो इथे जो झायगोट तयार होतो, आताच पाहिलं ना आपण की झायगोट फॉर्मेशन होते. तर हा झायगोट म्हणजेच काय? फर्टिलाइज्ड एम्ब्रिओ है ना. हा डेव्हलप होतो एका एम्ब्रिओमध्ये इंटू द युटेरस. या युटेरसमध्ये तो डेव्हलप होतो. ठीक आहे ना. आलं लक्षात सगळ्यांच्या? ठीक.
तर हा जो डिप्लॉइड झायगोट आहे, डिप्लॉइड झायगोट म्हणजेच काय, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो. डिप्लॉइड झायगोटला आपण काय म्हणू, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो म्हणू. धिस फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो म्हणजेच डिप्लॉइड झायगोट will develop into an embryo. ठीक आहे. हा फर्टिलाइज एम्ब्रियो नंतर मग एम्ब्रियोमध्ये डेव्हलप होतो. तर हा कुठे होतो, विदिन द युटेरस. समजलं ना, युटेरसमध्ये होतं. ठीक आहे, एवढं समजलं. तर यानंतर बघू आपण मेकॅनिझम ऑफ फर्टिलायझेशन. तर आता बघू आपण मेकॅनिझम ऑफ फर्टिलायझेशन. तर सर्वात प्रथम आपण इथे काय बघू, सर्वात प्रथम आपण सीमेन काय असते हे लक्षात घेऊ. सीमेन आपलं झालेलं आहे, तरी पण मी एकदा सांगते आहे की व्हॉट इज सीमेन. तर सीमेनमध्ये 60% सेमायनल फ्लुइड असते, 30% प्रोस्टॅटिक फ्लुइड असते आणि 10% स्पर्म्स असतात. हे झालं सीमेन. सीमेनमध्ये काय काय असतं, आलं लक्षात. तर सीमेन केव्हा रिलीज होतं, तर सीमेन रिलीज ड्युरिंग इजॅक्युलेशन. ठीक आहे. What is ejaculation? Ejaculation means release of sperm. Sperms release करणे. ठीक आहे, रिलीज ऑफ स्पर्म म्हणजेच बाहेर काढणे, बाहर निकालना, इसे कहते हैं इजैक्युलेशन. एंड इजैक्युलेशन ही प्रोसेस मेल्सद्वारे केली जाते, बाय मेल्स. ठीक आहे ना, थ्रू देअर पेनिस. ठीक आहे. आणि समजलं ना इजॅक्युलेशन काय आहे, तर रिलीज ऑफ स्पर्म. आलं लक्षात. तर इजॅक्युलेशनच्या वेळी जेव्हा स्पर्म्स रिलीज केले जात असतं, किंवा रिलीज ऑफ सीमेन म्हणू आपण, रिलीज ऑफ सीमेन, स्पर्म म्हटल्यापेक्षा सीमेन म्हणू. ठीक आहे. सीमेन जेव्हा रिलीज केल्या जात असतं तेव्हा 1 ml सीमेनमध्ये इन 1 ml सीमेन, सॉरी, जेव्हा सीमेन रिलीज केलं जातं ना त्यावेळी ते 2 to 4 ml असते. ठीक आहे, 2 to 4 ml सीमेन रिलीज केल्या जात असतं. आणि या 2 to 4 ml सीमेनमध्ये 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स असतात. इट कन्सिस्ट ऑफ 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स असतात. ठीक आहे.
तो 2 से 4 ml सीमेन में कितना स्पर्म होता है? 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं उसमें. ठीक है. अभी तर यानंतर बघू आपण इन्सेमिनेशन म्हणजे काय. इन्सेमिनेशन मीन्स द डिस्चार्ज of semen. The discharge of semen in vagina of female during copulation is called insemination. ठीक आहे. तर सीमेन हे मेल्सद्वारे डिस्चार्ज केले जातात, है ना. इजॅक्युलेट केले जातात. डिस्चार्ज करणे, इजॅक्युलेट करणे. मेल्सद्वारे इजॅक्युलेट केले जातात इन द व्हजायना ऑफ फिमेल ड्युरिंग कॉप्युलेशन. कॉप्युलेशन मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स. ठीक आहे. जेव्हा सेक्सुअल इंटरकोर्स होत असतं मेल फिमेलमध्ये, त्या प्रोसेसला म्हणतात कॉप्युलेशन. आणि कॉप्युलेशन प्रोसेस जेव्हा होत असते त्यावेळी मेल्सद्वारे हे सीमेन फिमेलच्या व्हजायनामध्ये डिस्चार्ज करतात. दॅट इज कॉल्ड इन्सेमिनेशन. ठीक आहे ना. तर जेव्हा हे व्हजायनामध्ये डिस्चार्ज होतात त्यावेळी ॲट धिस टाईम, यावेळी काय होतं की हे जे सीमेन आहे हे कोॲग्युलेटेड फॉर्ममध्ये असते, है ना. सीमेन इज इन कोॲग्युलेटेड फॉर्म. कोॲग्युलेटेड फॉर्ममध्ये असते, समजलं ना. म्हणजेच घट्ट असते, है ना. इसका मतलब थोड़ा सा थिक रहता है. ये कोएगुलेटेड फॉर्म में थिक होता है. तो कुछ देर बाद में इसका लिक्विफिकेशन होता है. इट अंडरगोज लिक्विफिकेशन. आफ्टर सम टाइम इट अंडरगोज लिक्विफिकेशन. व्हाट? सीमेन अंडरगोज लिक्विफिकेशन. ठीक है. जैसे ही लिक्विफिकेशन होता है, स्पर्म्स बिकम एक्टिव. तो स्पर्म्स कैसे होते हैं? एक्टिव बन जाते हैं. ठीक है. और स्पर्म्स एक्टिव बन गए तो क्या होगा कि वो ट्रैवल करेंगे एग की तरफ. ठीक है. तो अब हमें देखना है कि मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. सो इसके कुछ स्टेप्स है, वो एक एक स्टेप्स हम देखेंगे. ठीक है. ठीक है. तो इसके मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसके कुछ स्टेप्स है. उसमें कि पहली स्टेप हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग, है ना. दिस इज़ द वजाइना ऑफ फीमेल. यहाँ पे 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स इजैक्युलेट किए जाते हैं या डिस्चार्ज किए जाते हैं इन द वजाइना ऑफ फीमेल. ठीक है. यहाँ पे इस तरह से ये डिस्चार्ज किए गए. तो यहाँ पे सब स्पर्म्स कैसे होते हैं? कोएगुलेटेड फॉर्म में होते हैं. और जल्द ही वो उसका लिक्विफिकेशन होता है एंड स्पर्म्स बिकम्स एक्टिव. इस तरह से यहाँ पे स्पर्म्स एक्टिव बनते हैं. ठीक है. दिस प्रोसेस मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स टुवर्ड्स द एग, इस प्रोसेस में कैपेसिटेशन होता है. कैपेसिटेशन. अब ये कैपेसिटेशन क्या है ये मैं आपको बताती हूँ. ठीक है. तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स आफ्टर रीचिंग द वजाइना. वजाइना के तरफ पहुँचने के बाद में यहाँ पे होता है कैपेसिटेशन. ठीक है. यहाँ पे
जितने स्पर्म्स आते हैं, जैसे 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है, इसमें से 50% डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है ना, 50% स्पर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं यहाँ पे आके, 50% स्पर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और रिमेनिंग स्पर्म्स, फिर जितने बचते हैं ना, रिमेनिंग स्पर्म्स अंडरगो कैपेसिटेशन। जो बाकी बचे हुए स्पर्म्स होते हैं ना, वो कैपेसिटेशन में, उनका कैपेसिटेशन होता है। अब ये कैपेसिटेशन क्या है, यह हमें देखना है, ठीक है। अभी क्या होता है कैपेसिटेशन में, देखिए कि ड्यूरिंग कैपेसिटेशन ये जो एक्रोसोम मेम्ब्रेन है ना, दिस इज़ द एक्रोसोम मेम्ब्रेन, ये है एक्रोसोम, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और ये है डिस्टल सेंट्रियोल। ये दोनों क्या है, सेंट्रियोल्स है, ठीक है। तो ये जो एक्रोसोम मेम्ब्रेन है ना, दिस एक्रोसोम मेम्ब्रेन becomes thin, ये थिन हो जाते हैं। एंड थिन होने के कारण इसमें क्या एंटर होने लगते हैं, Ca कैल्शियम आयंस एंटर होने लग जाते हैं। एंड it becomes, acrosome membrane becomes thin and calcium ion enters the sperm, ठीक है ना, कैल्शियम आयन की इसमें एंट्री हो जाती है। सो इसकी वजह से क्या होता, एंड सो इट्स टेल बिकम्स शो रैपिड विप्लैश मूवमेंट। विप्लैश मूवमेंट यानी क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, जैसे ऐसे 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 ऐसे, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, इसे कहते हैं रैपिड विप्लैश मूवमेंट। इस तरह का मूवमेंट ये करते हुए ऊपर चल जाता है। तो दिस स्पर्म शो रैपिड विप्लैश मूवमेंट। समझ में आ गया, विप्लैश मूवमेंट यानी क्या, बिल्कुल इस तरह से ऐसे 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 ये मूवमेंट होते जाएगा। मतलब ये जो टेल है, इसकी टेल शो रैपिड विप्लैश मूवमेंट। तो कैसा होगा, एक्रोसोम मेम्ब्रेन थिन हो जाएगा, कैल्शियम आयंस की एंट्री अंदर होंगी और स्पर्म का जो टेल है, दिस इज द टेल ऑफ स्पर्म, इट बिगिन टू शो रैपिड विप्लैश मूवमेंट, ठीक है ना। देन इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये विप्लैश मूवमेंट हो रही है, फिर कैपेसिटेशन हो गया। आफ्टर कैपेसिटेशन अब स्पर्म्स कैसे करेंगे, बिल्कुल इस साइड में मूव करेंगे, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे इधर मूव करते जाएंगे, यहाँ से ऐसे मूवमेंट होते जाएगी, है ना। आफ्टर कैपेसिटेशन स्पर्म्स बिकम्स एक्स्ट्रा एक्टिव, है ना। कैपेसिटेशन के बाद में क्या हो जाते हैं, स्पर्म्स एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाते हैं, है ना। आफ्टर कैपेसिटेशन स्पर्म क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से ये क्या करते हैं कि इनकी मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होने लग जाती है, जैसे इधर से अपवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम वजाइना टू यूटेरस एंड फ्रॉम यूटेरस टू ओविडक्ट, है ना। ओविडक्ट टू, ओविडक्ट का जो पार्ट है, एम्पुला पार्ट, वहाँ तक हो जाती है इनकी मूवमेंट। अब ये कैपेसिटेशन के बाद में तो एक्स्ट्रा एक्टिव होते ही है, इसके साथ अभी मैंने आपको बताया था कि सीमेन में क्या क्या होता है। सीमेन में से
सीमेन कंसिस्ट ऑफ, तो सीमेन में जो सेमाइनल फ्लूइड होता है 60% सेमाइनल फ्लूइड, दिस सेमाइनल फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ, सेमाइनल फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है इसमें प्रोस्टैग्लैंडिन होता है, ठीक है। सेमाइनल फ्लूइड में क्या होता है, प्रोस्टैग्लैंडिन होता है। तो इस प्रोस्टैग्लैंडिन के वजह से भी स्पर्म्स एक्टिवेट होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्म्स एक्टिवेट होते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। आफ्टर कैपेसिटेशन वो तो एक्टिव हो गए ही, साथ ही में प्रोस्टैग्लैंडिन की वजह से भी वो एक्टिव होते हैं। इसके साथ साथ जो वेस्टिबुलर सिक्रीशन होता है ना, अब ये वेस्टिबुलर सिक्रीशन क्या है, तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमें, तो देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है वेस्टिब्यूल, है ना, वेस्टिब्यूल। ये क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया ऑफ फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है, जिसमें वेस्टिब्यूल एक पार्ट होता है। दिस इज़ द वेस्टिब्यूल पार्ट, ये जो है ना, ये वेस्टिब्यूल पार्ट है। और इसमें 2 ओपनिंग होते हैं, एक वजाइनल ओपनिंग होता है, एक यूरेथ्रल ओपनिंग है ना। यूरेथ्रल ओपनिंग से यूरिन एक्सक्रीट किया जाता है, यूरिन एक्सक्रीट किया जाता है यूरेथ्रल ओपनिंग से। तो वजाइनल ओपनिंग से क्या होता है कि वजाइनल ओपनिंग से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, वजाइनल ओपनिंग से पार्चुरेशन भी होता है, यानी बच्चे का जन्म भी होता है, ठीक है। तो इसके आजू बाजू में जो पार्ट दिख रहा है ना, दिस इज़ द वेस्टिब्यूल, ठीक है ना। तो वेस्टिब्यूल से भी कुछ सिक्रीशन होता है ना, वेस्टिब्यूल से भी कुछ सिक्रीशन होता है। दिस सिक्रीशन ऑल्सो एनहांस द स्पर्म मोटिलिटी। तो आपको ये समझ में आ गया ना, ठीक है। तो वेस्टिब्यूलर सिक्रीशन ऑफ फीमेल ऑल्सो एनहांस स्पर्म मोटिलिटी, ठीक है। सो वेस्टिब्यूलर सिक्रीशन ऑल्सो एनहांस स्पर्म मोटिलिटी, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अभी ये जो स्पर्म है, ये फ्रॉम वजाइना टू ओविडक्ट स्विम करके जाते हैं। तो इनका जो स्विमिंग का स्पीड होता है ना, ये होता है 1.5 to 3.0 मिलीमीटर पर मिनट, ठीक है ना। इतना इनका स्पीड होता है फ्रॉम वजाइना टू ओविडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से स्पर्म्स ये एम्पुला तक पहुंच जाते हैं बाय देयर ओन स्विमिंग, है ना, खुद स्विम करके यहाँ तक पहुँचते हैं। और दूसरा इन्हें हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। यूटेरस इधर से कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एंड फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब है और जो यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, दिस ऑल्सो स्टिमुलेट द स्पर्म टू गो टूवर्ड्स द एम्पुला, ठीक है ना। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन, इट्स स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन। समझ में आ गया मैंने क्या कहा, कि स्पर्म्स खुद स्विम करके यहाँ तक पहुँचते हैं, इसके साथ उन्हें साथ मिलता है यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन का। यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होना, है ना, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होना, इसकी वजह से क्या होता है कि जब स्पर्म्स यहाँ पे होते हैं तो यूटेरस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर थोड़ा स्पर्म्स यहाँ चले जाते हैं, फिर यूटेरस यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर थोड़ा स्पर्म्स और आगे जाते हैं, यूटेरस यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऐसे इस तरह से यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन नीचे से ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो स्पर्म को मूवमेंट मिलने में, एम्पुला तक पहुँचने में मदद मिल जाती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, दिस कॉन्ट्रैक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड,
पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ये रिलीज़ किए जाते हैं। समझ में आ गया? पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन में होती है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन इसलिए भी रिलीज़ होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो कैपेसिटेशन होता है ना, कैपेसिटेशन के बाद में स्पर्म्स एम्पुला तक पहुंच जाते हैं, तो इसे कैपेसिटेशन, फ्रॉम कैपेसिटेशन द स्पर्म्स में रीच एम्पुला विद इन 5 मिनट। मतलब आफ्टर कैपेसिटेशन स्पर्म्स यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने मिनट लगाते हैं? 5 मिनट लगाते हैं। ठीक है ना, 5 मिनट में वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं। समझ में हो गया? देन जो स्पर्म्स अब यहाँ पे इजेक्ट हुए हैं, तो इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? तो लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म होता है 24 to 48 आवर्स, है ना। स्पर्म्स वायबिलिटी, sperms remain viable sperms कितने घंटों तक ज़िंदा रह सकते हैं? तो वो है 24 to 48 आवर्स। और एग या ओहा या फिर ओहम बोल सकते हैं हम लोग, इसका लाइफ स्पैन होता है 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स, 24 घंटे ओहम ज़िंदा रह सकते हैं और स्पर्म्स ज़िंदा रह सकते हैं 24 to 48 आवर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग। ठीक है, इसके बाद में हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे इसका। ठीक है, आपको तो ये पता ही है ना कि सिंगल इजैकुलेशन मतलब इजैकुलेशन जब होता है सीमेन का, सीमेन कंसिस्ट ऑफ 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स। उसमें इतने स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमने अभी भी देखा कि 50% तो डिस्ट्रॉय हो जाते है ना, 50% डिस्ट्रॉय होते। फिर होता है कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन होने के बाद में स्पर्म्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है ना, स्पर्म्स बिकम एक्टिव, और एक्टिव होने के बाद में ओनली फ्यू हंड्रेड स्पर्म्स रीच द एम्पुला। ओनली फ्यू हंड्रेड स्पर्म्स रीच द एम्पुला, है ना। त्यातले उसमें से कुछ ही फ्यू हंड्रेड स्पर्म्स ही एम्पुला तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बट ओनली अ सिंगल स्पर्म, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म को, बट ओनली अ सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज द ओव। ठीक है, सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज ओहम और एग। समझ में आ गया? मतलब इतने सारे स्पर्म्स वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन एक को ही चांस मिलता है टू फर्टिलाइज द एग। समझना? देन जैसे ही स्पर्म्स वहाँ तक पहुँचते हैं, एम्पुला तक पहुँचते हैं, एम्पुला में एग प्रेजेंट होता है। इट इज़ वेटिंग फॉर फर्टिलाइजेशन। वो वहाँ तक पहुँच जाता है और फर्टिलाइजेशन के लिए वेट करता है। ठीक है,
वहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि स्पर्म जो एम्पुला में पहुँच जाते हैं, इट कम्स टू लाई अगेंस्ट एग, है ना, एग के पास में पहुँच जाते हैं। ठीक है, देखिए ये एग का स्ट्रक्चर है ना। आपको पता ही है कि दिस इज़ द एग। ये जो है ना न्यूक्लियस है, ये है पोलर बॉडी। ठीक है, न्यूक्लियस, पोलर बॉडी, जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है विच इज़ कॉल्ड एज वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। बाद में ये नॉन सेल्यूलर जोना पेल्यूसिडा होता है। जोना पेल्यूसिडा और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होती है, उसे पेरी वाइटेलाइन स्पेस बोलते हैं। आणि ये जो राउंडेड सेल्यूलर स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ये हो गया ओवम का स्ट्रक्चर। तो अभी स्पर्म्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं और इस तरह से स्पर्म्स, है ना, इस तरह से स्पर्म्स यहाँ पे अटैच हो जाते हैं सारी तरफ से। मिलियंस ऑफ स्पर्म, मिलियंस ऑफ नहीं, हंड्रेड्स, वेरी फ्यू हंड्रेड स्पर्म्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन इसमें से सिर्फ एक को ही अंदर जाने का चांस मिलता है। तो अब होता क्या है, देखिए ये जो एक्रोसोम होते हैं ना, एक्रोसोम, जैसे यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, दिस इज़ द एक्रोसोम। ठीक है, ये हो गया एक्रोसोम। यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो ये जो एक्रोसोम होता है ना, इज कॉल्ड एक्रोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है एक्रोसोम का, सी दिस इज द एक्रोसोम। जब स्पर्म्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं ना, उसके बाद क्या होता है कि जो एक्रोसोम होता है ना, this releases, acrosome releases lysines। ठीक है, acrosome releases lysines, hyaluronidase, and corona penetrating एंजाइम्स। ठीक है, मतलब एक्रोसोम क्या क्या रिलीज करता है। एक्रोसोम रिलीजेस दिस लाइसिन्स, हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। मतलब ये जो कोरोना होता है ना, ये एक्रोसोम द्वारा पेनिट्रेट किया जाता है। समझ में आ गया। दे सेपरेट एंड डिसॉल्व द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। इनके वजह से क्या होता है कि कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स है वो अलग अलग होते हैं और डिसॉल्व किए जाते हैं। सो द स्पर्म हेड पासेस थ्रू द जोना पेल्यूसिडा ऑफ एग। ठीक है ना, तो इस तरह से ये जो स्पर्म हेड है ये अंदर पेनिट्रेट करके अंदर जाता है। जैसे यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे हाफ पार्ट बनाती हूँ। ठीक है, दिस इज़ द जोना पेल्यूसिडा और यहाँ पे कोरोना रेडिएटा। तो ये जो स्पर्म हेड है ना, इस तरह से पेनिट्रेट करेगा और ये अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, अंदर की तरफ जाएगा इस तरह से। तीसरे डायग्राम में मैं बताती हूँ कि जैसे दिस इज़ द जोना पेल्यूसिडा, ये जोना पेल्यूसिडा है और स्पर्म हेड यहाँ से इस तरह से एंट्री करेगा और स्पर्म हेड पूरी तरह से अंदर चला जाएगा। ठीक है, थ्रू द जोना पेल्यूसिडा। इस तरह से जोना पेल्यूसिडा से वो अंदर चला जाएगा। जोना पेल्यूसिडा में फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर होते हैं। जोना पेल्यूसिडा में क्या होते हैं, ठीक है, जोना पेल्यूसिडा, ये है जोना पेल्यूसिडा। इसमें क्या होते हैं, फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर।
कंसिस्ट ऑफ फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर प्रोटीन्स। किसमें होते हैं? ज़ोना पेलुसिडा। These receptors are called ZP3, Zona pellucida 3 and ZP2। इस तरह से ये रिसेप्टर होते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन जो मेम्ब्रेन होता है उसे ये जो हेड ऑफ द स्पर्म होता है ना, उसको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजिंग होता है ना, इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक एसिड प्रोटीन एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो ये जो ज़ोना पेलुसिडा है इसमें फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं and it also consists of fertilizing protein। ठीक है, this fertilizing protein मतलब ये जो fertilizing protein है, this fertilizing protein, उससे पहले एक मैं बात बता दूं आपको कि ये जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म के पास एंटी फर्टिलाइजिंग लाइसिन प्रोटीन होता है। ठीक है, एंटी फर्टिलाइजिंग एसिड प्रोटीन होता है इसके पास में, है ना। तो ज़ोना पेलुसिडा जो होता है उसके पास में फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होता है। ये फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो होता है स्पर्म के, ज़ोना पेलुसिडा इज द पार्ट ऑफ एग। ठीक है, एग के पास फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर प्रोटीन होता है, या फिर फर्टिलाइजिंग प्रोटीन बोलेंगे तो भी चलेगा। ये क्या करता है? इट बाइंड्स टू एंटी फर्टिलाइजिंग एसिड प्रोटीन ऑफ स्पर्म, इसको बाइंड करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब फर्टिलाइजिंग प्रोटीन एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन को बाइंड करता है तो इट ब्रिंग्स अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म टू द एग। मतलब क्या होता है कि इसकी वजह से स्पर्म को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। इट हेल्प्स टू अट्रैक्ट स्पर्म, है ना। किस लिए? टू एनहांस फर्टिलाइजेशन, टू एनहांस फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया? ठीक है, तो एग कंसिस्ट ऑफ फर्टिलाइजिंग प्रोटीन विच इज़ अ रिसेप्टर प्रोटीन जो इसको रिसीव करता है। इट बाइंड्स, दिस प्रोटीन बाइंड्स टू एंटी फर्टिलाइजिंग एसिड प्रोटीन ऑफ स्पर्म। और ये किस लिए किया जाता है? टू अट्रैक्ट द स्पर्म, है ना। ये स्पर्म को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, टू एनहांस द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को एनहांस करने के लिए होता है। दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरैक्शन। इसे क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरैक्शन। ठीक है, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरैक्शन बोलते हैं ये जो प्रोसेस हमने देखी इसे। और ये जो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरैक्शन है ना, इट इज़ स्पीसीज स्पेसिफिक। मतलब हर स्पीसीज में ये अलग अलग होंगी, स्पेसिफिक होंगी, स्पेशल होंगी। मतलब फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरेक्शन, सपोज कि ये जो एग है, एग अगर लॉयनेस का है
और स्पर्म अगर हॉर्स का है ऐसे समझो, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है ना, ये इसे पहचान लेगा कि दिस इज़ नॉट द आवर स्पीसीज स्पर्म, ठीक है, हमारे स्पीसीज़ का स्पर्म नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसे रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, मतलब जिस स्पीसीज़ का एग होगा उसी स्पीसीज़ का एग यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, है ना, जिस स्पीसीज़ का एग होगा उसी स्पीसीज़ का स्पर्म यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, इसीलिए इसे स्पीसीज स्पेसिफिक बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन, है ना। दिस रिएक्शन is also called compatibility, इसे compatibility रिएक्शन बोला जाएगा, मतलब अनुकूल इसे बोलेंगे हम लोग, मतलब जो स्पीसीज़ का स्पर्म है उसी स्पीसीज़ का एग, जो स्पीसीज़ का एग है उसी स्पीसीज़ का स्पर्म यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। अनुकूल होगा तो ही यहाँ पे फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरेक्शन होगा, इसलिए इसे कहा गया है इट इज़ स्पीसीज स्पेसिफिक, मतलब हर स्पीसीज़ का स्पेसिफिक ये फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्रोसोम रिएक्शन। हो गया तुम्हारा खेलना? शूटिंग वोटिंग निकाला तुमने मेरे ख्याल से। किसकी शूटिंग निकाला? दर्शन शूटिंग निकाला मेरे।